आज अपन पढ़ रहे हैं कूलाम बल या कूलाम नियम। कूलाम बल या कूलाम का नियम। ये दोस्तों बल कूलाम बल लगता कहाँ है? सबसे पहले अपने को 12th का फर्स्ट चैप्टर, 12th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश। विद्युत आवेश दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कहलाता है विद्युत बल। दो आवेश, कोई आवेश है Q1 Q2 जो कि r दूरी पर स्थित है, तो उन दोनों आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है, यही बल कहलाता है विद्युत बल या कूलाम बल। और इसको सबसे पहले कूलाम ने ज्ञात किया, इसलिए इसका कूलाम का नियम कहा जाता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होगा Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। यदि ये समानुपात का चिन्ह हटाया जाए दोस्तों तो ये एक कांस्टेंट लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे जो ये K है इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसका आंकिक गणितीय मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये इसकी मैथमेटिकल वैल्यू होती है। अब यहाँ पे ये जो एप्सिलॉन नॉट है, ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है हवा या निर्वात की विद्युतशीलता, हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। इसकी वैल्यू फिक्स होती है विद्युतशीलता, इसकी वैल्यू फिक्स होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 -12 और इसका जस्ट उल्टा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू। लेकिन न्यूमेरिकल जब आते हैं दोस्तों वहां पे ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता नहीं, किसी माध्यम की विद्युतशीलता के बारे में दे दिया जाता है, तब अपने को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसको अपने को माध्यम की विद्युतशीलता के लिए भी अपने को इसको सोल्व करना है। R या एप्सिलॉन R = एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता है, माध्यम के सापेक्ष, कोई सा माध्यम है, माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता, ये माध्यम की विद्युतशीलता और ये हवा या निर्वात की विद्युतशीलता। अपने को E की वैल्यू फाइंड करनी है, एप्सिलॉन की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट, ये इसका मल्टीप्लाई। अब अपन ऐसा कर क्यों रहे हैं आखिर? इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि अपने को इसकी वैल्यू आसानी से फाइंड हो सकती है, एप्सिलॉन R की इसकी वैल्यू आसानी से है, अपने को ध्यान रख सकते हैं, तो बाकी सारी की सारी वैल्यू अपने को फटाफट आ जाएगी। अपन यहाँ पे यदि यहाँ पे ये वैल्यू अगर दिखे एप्सिलॉन नॉट की जगह पे अपन क्या चाहिए? माध्यम की विद्युतशीलता चाहिए, तो E लिखेंगे यहाँ पे E। जब E लिखेंगे तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा? F = ये पहले ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे माध्यम की विद्युतशीलता के लिए, माध्यम की कोई से माध्यम, हवा माध्यम ले रखा है यहाँ पे, कोई कांच का माध्यम ले सकता है, अभ्रक का माध्यम ले सकता है, और कोई माध्यम ले सकता है, तो उसके लिए माध्यम की विद्युतशीलता के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युतशीलता के लिए। तो बस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिखेंगे, कौन सी? ये वैल्यू F = 1/4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और ये क्या है? माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता। माध्यम की सापेक्ष विद्युतशीलता किसे कहते हैं? माध्यम की विद्युतशीलता और हवा या निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता कह जाती है, या निरपेक्ष विद्युतशीलता भी कहा जाता है। एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि ये इस एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से वैल्यू इसमें रखें तो F = अपने पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन R और एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसको अपन आगे देखो, ये क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अपन क्या लिखते हैं? K लिखते हैं, तो यहाँ पे एप्सिलॉन R इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर इस फॉर्मूले की और इस फॉर्मूले की अगर तुलना की जाए, समीकरण 1 दे देता हूँ इसको और इसको दे देता हूँ समीकरण 2, तो माध्यम की जब भी अपने को विद्युतशीलता दे दे या माध्यम के लिए अपने को दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना हो तो डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? ये लिख देता हूँ, F निर्वात लिख देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ लिख देता हूँ F माध्यम। अब जब ऐसे ज्ञात करना हो, एक माध्यम ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? एक माध्यम अगर इस फॉर्मूले के अंदर
ई आर का भाग लगा दे तो फॉर्मूला तो वही है, देखिए आप, एफ निर्वात अपॉन ई आर। अब ई आर की 2-3 वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, वो वैल्यू पता हो तो अपन आसानी से इस फॉर्मूले के द्वारा कोई सा भी क्वेश्चन आए, ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे अपन कोई सा भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना हो तो अपन आसानी से ज्ञात कर सकेंगे। इसकी वैल्यू देता हूं ताकि वो डायरेक्टली क्वेश्चन आए, न्यूमेरिक आए तो आप वैल्यू लिख के डायरेक्टली उसका आंसर निकाल सको। जैसे हवा या निर्वात के लिए माध्यम आ गया, हवा या निर्वात आ गया, हवा या निर्वात, तो उसके लिए डायरेक्ट तुम्हारे पास ई आर की वैल्यू है, ई आर की वैल्यू हवा या निर्वात के लिए 1 होता है। कितना होता है? और अगर कोई अभ्रक का माध्यम दे दे, अभ्रक, वो कहेगा अभ्रक के अंदर कोई दो आवेश इतनी दूरी पर स्थित है तो उनके बीच में लगने वाला बल ज्ञात कीजिए, तब आप आसानी से ई आर की वैल्यू वहां पर पुट करोगे। अभ्रक के लिए ई आर की वैल्यू होती है कितनी? 6 होती है। उसके बाद अगर कोई वैल्यू दे दे, पानी का दे दे, पानी के अंदर कोई आवेश है वो दे दे, तो उसके लिए पानी के लिए 80 होता है। ई आर की वैल्यू कितनी होती है? माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता 80 होती है। और अगर कोई धातु दे दे, कोई सा भी मेटल दे दे, तो उसके लिए अनंत होता है। ये है 2-3 वैल्यू है, आप इसको ध्यान से करेंगे तो आराम से सारे के सारे न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके लिए एक इम्पोर्टेंट है कि कूलम्ब बल, कूलम्ब नियम का सदिश निरूपण। इसका मतलब ये है कि ग्राफ पर प्रदर्शित करना। कोई भी दो आवेश है, हमेशा जब भी कोई दो आवेश है, जैसे एक हाथ में ये आवेश है, एक हाथ में ये आवेश है, दोनों आवेश, इस आवेश के कारण इसके ऊपर भी बल लगेगा और इस आवेश के कारण इसके ऊपर भी बल लगेगा, इन दोनों को प्रदर्शित करना। जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, माने यहाँ पे कोई एक आवेश है, ये आवेश मान लेते हैं Q1 आवेश है जिसकी मूल बिंदु से दूरी R1 है। यहाँ पे कोई दूसरा आवेश है Q2 जिसकी मूल बिंदु से दूरी R2 है, Q2 आवेश। अब Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल लग रहा है, माना Q2 आवेश के कारण Q1 पर बल लग रहा है F12 वेक्टर। F12 वेक्टर का मतलब क्या है? Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल लिख देते हैं। यहाँ पे और दूरी भी मान लेते हैं R12। तो यहाँ पर Q2 के कारण Q1 पर लगने वाला बल, और वो बल कितना लगता है? F12 वेक्टर। वो बल कितना लगता है? दो आवेशों के बीच में लगने वाला बल कूलम्ब बल के बराबर। F = K Q1 Q2 अपॉन, अब यहाँ पे दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? R12 वेक्टर। ये R12 वेक्टर स्क्वायर लगेगा, ये मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ इसका, ये स्क्वायर और R12 का कैप, ये सदिश है इसका, समीकरण नंबर 1। ऐसा कैसे? अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं? अपने पास R12 दे नहीं रखा था, अपन ने माना था R12 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 11th क्लास में जब सदिशों का योग करना सिखाया गया था, तो उसमें सदिश के लिए त्रिभुज नियम था। त्रिभुज नियम क्या कहता है? सदिशों के योग क्या त्रिभुज नियम कहता है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं दो सदिश से निरूपित की जाए तो उसकी तीसरी भुजा उसके विपरीत दिशा में होगी और उन दोनों के योग के बराबर होगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से देखिए, ये यहाँ जा रहा है, इसके बाद यहाँ आ रहा है, और ये इसका अपोजिट है, यहाँ से चल के इधर जा रहे हैं, जबकि यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला इसका उल्टा है, ये वाला इसका उल्टा है। तो इसका ये किसके बराबर होगा? इन दोनों के योग के बराबर होगा ये, अर्थात ऐसा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या? R1 = क्या आ रहा है? R2 + R12, R2 + R12, और यहाँ पे R12 की वैल्यू चाहिए तो R12 = R1 - R2, वैल्यू इसमें पुट कर सकते हैं। R12 वेक्टर = क्या आएगा? K Q1 Q2 अपॉन R1 - R2 वेक्टर का क्या है? होल स्क्वायर है, और R12 का K यहाँ पे लिख सकते हैं, और नहीं लिखे तब भी चलेगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 देता हूँ, इसको नहीं। नेक्स्ट, Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, दोनों आवेशों पर लगने वाला बल ज्ञात करना पड़ेगा, लगने वाला बल। अब यही इसी डायग्राम के अंदर मैं करेक्शन कर रहा हूं, ये बल लग ही जाता, डायग्राम दूसरा बनाना चाहिए, लेकिन मैं इसी से काम चला रहा हूं। ये बल इधर आ जाएगा, और ये क्या है? F21 वेक्टर, ये 21, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा?
F21, ऐसा सेम एज इट इज F21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या, K Q1 Q2 अपॉन R21 का वेक्टर और स्क्वायर R21 का कैप। सेम जैसा यहाँ पे अपन ने दूरी ज्ञात करी थी वैसी वैसी ये दूरी। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से ऐसे सीधी दिशा में, ये इसका अपोजिट है, यहाँ से यहाँ तक सीधा, फिर ऐसा उल्टा आ गया, तो इसका योग R2 का योग किसके बराबर होगा, इन R2 किसके बराबर, इन दोनों के योग के बराबर। तो सेम यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ R21 इज इक्वल टू क्या आएगा, R2 माइनस R1, ऐसा आएगा। ये डायग्राम मिटाकर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। क्या आ रहा है अपने पास, F21 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन क्या आ रहा है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल स्क्वायर R21 का केप, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखते हैं। समीकरण ये 1 है, ये 2 है, इन दोनों को ध्यान से देखें क्या है, K Q1 Q2 इसमें भी है, K Q1 Q2 इसमें भी है, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे उल्टी है, वैल्यू तो उल्टा है लेकिन स्क्वायर है, तो कोई भी एक वैल्यू माइनस में आएगी तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस आ जाएगा। ये पूरा का पूरा वैल्यू और ये पूरा का वैल्यू समान है, किंतु अब यहाँ पे देखिए R21 R12 की वैल्यू ये पुट की जाए और R21 की वैल्यू ये पुट की जाए, तो ये देखिए दोनों आपस में समान तो है लेकिन किंतु विपरीत है। लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 में क्या है, क्या R12 के और R21 के क्या है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ R21 के बराबर है किंतु विपरीत है। इससे अपने पास क्या आ रहा है, F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 वेक्टर। देखिए ये समान है किंतु इन दोनों की वैल्यू बराबर और विपरीत होने के कारण ये दोनों भी विपरीत हो गए। इससे अपने पास ये सिद्ध हो रहा है कि दो समान आवेश आपस में प्रतिकर्षित होते हैं जबकि दो विपरीत आवेश आकर्षित होते हैं। यहाँ पे यदि मैं इसको इधर लाऊंगा तो प्लस हो जाएगा, F12 वेक्टर प्लस F21 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये इसका पूरा कहलाता है सदिश निरूपण। और अगर सदिश निरूपण का 1 नंबर में क्वेश्चन आए तो ये दोनों समीकरण लिख सकते हो, या ये दोनों समीकरण की जगह पे एक समीकरण ऐसा लिख सकते हो, F वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पे R के, ये लिख सकते हो। ये अगर यहाँ पे वेक्टर लगाना चाहो तो ये वेक्टर और ये इसका आंसर ये हो जाएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।